हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शासक शेर शाह सूरी के बारे में। बात करें अगर हम सूरवंश की, तो सूरवंश का जो समय है ये 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक है। लगभग 15 वर्षों का समय है। सूरवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी थे। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में होता है और कहीं कहीं पर आपको 1472 भी मिलती है। डॉक्टर KR कानूनगो ने 1486 बताया है और एक इतिहासकार हैं परमात्मा शरण, उन्होंने शेर शाह का जो जन्म का समय है वो 1472 ईस्वी बताया है। ठीक है, बात करें शेर शाह के बचपन के नाम की, तो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खान था और इनकी एक उपाधि है हजरत-ए-आला की उपाधि। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शेर शाह के जो पिता हैं हसन खान, ये जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। ठीक है, तो ये याद रखना, हसन खान इनके पिता हैं और ये सासाराम के जमींदार थे। विद्या अध्ययन के लिए 1494 में शेर शाह ने अपना घर छोड़ दिया था और जौनपुर में इनकी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, किसने? शेर शाह सूरी ने। फरीद खान ने भारत में दूसरे अफगान वंश की नींव डाली है। अगर हम आपसे बात करें कि पहले अफगान वंश की नींव कब डाली गई, तो वो डाली गई थी दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के समय में। लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी, वो एक अफगान शासक था। ठीक है, कुछ समय तक फरीद अपने पिता के साथ रहा। बाद में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ फरीद ने नौकरी कर ली। कुछ समय बाद बहार खान लोहानी, चूंकि पहले तो वो सूबेदार था, लेकिन कुछ समय बाद बहार खान लोहानी ने मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ठीक है, यहीं पर एक बात चर्चा में रही है कि फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि प्रदान की। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शेर खान की उपाधि फरीद को किसने दी थी, तो वो दी थी बहार खान लोहानी ने। ठीक है, कुछ दिनों तक ये बहार खान लोहानी के दरबार में रहा। इसके बाद फरीद यानी कि शेर शाह बाबर की सेना में चला गया। इन्हीं दिनों चंदेरी के युद्ध में बाबर चंदेरी के युद्ध की तैयारी कर रहा था और शेर शाह भी चंदेरी के युद्ध में एक सैनिक के रूप में शामिल हुआ था। शेर शाह कहता है, चंदेरी के युद्ध के समय ही इसने कहा कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। ये बात कही थी शेर शाह सूरी ने चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, कुछ समय तक ये मुगलों की सेना में सैनिक के रूप में कार्यरत रहा और इसके बाद ये पुनः आ जाता है मोहम्मद शाह के दरबार में और इसके पुत्र अल्पवयस्क पुत्र जलाल खान का संरक्षक बन जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद शेर खान ने इसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह रचा लिया और प्रधान शासक बन गया। कौन? शेर शाह सूरी। ठीक है, जलाल खान जो है ये अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग गया और शेर खान दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है। ठीक है, इसके बाद 1530 में इसने चुनार के किले को जीत लिया। किसने? शेर शाह ने। फिर 1532 में शेर शाह ने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी की सहायता की थी। दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में हुआ था। महमूद लोदी की हार होती है और महमूद लोदी भाग जाता है। तब शेर खान भी वापस चुनार के किले में आ जाता है। हुमायूं शेर खान का पीछा करते हुए आता है और चुनार में घेरा डाल देता है। ठीक है, फिर हुमायूं और शेर शाह के बीच हालांकि कोई युद्ध हुआ नहीं, संधि होती है। किसके बीच? हुमायूं और शेर शाह के बीच। शेर शाह ने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार ली और अपने पुत्र कुतुब खान को एक सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेवा में भेज देता है। ठीक है, चुनार का जो घेरा था ये कब डाला गया था, तो ये 1532 में ही डाला गया था।
दोहरिया युद्ध के बाद में। तो ये याद रखना, 1534 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया था किसने? शेर शाह ने, और यहीं से इसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो ये भी याद रखना, हजरत ए आला की उपाधि किसकी है? तो वो शेर शाह की है। आगे चलते हैं, अगला है इनका चौसा का युद्ध। कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। और चौसा के युद्ध से ही फरीद ने शेर शाह की उपाधि धारण करी थी। शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था और हुमायूं इसमें पराजित हो गया था, शेर शाह जीत गया था और यहीं से इसने शेर शाह की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, अगला है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में होता है और इसी युद्ध के बाद सूर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। उत्तर भारत पर सूरवंश स्थापित हो जाता है। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। अगर आप हुमायूं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने पिछली क्लास हुमायूं के बारे में ही ली थी, तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद 1543 में शेर शाह ने रायसीन जीता। रायसीन के राजा कौन थे? तो वो पूरनमल थे। 1544 में शेर शाह ने मारवाड़ को जीत लिया। मारवाड़ के राजा कौन थे? तो मारवाड़ के राजा मालदेव थे और इनके दो सूबेदार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है जयंत और दूसरे का नाम है कुंभा। इन्होंने बहुत वीरता से युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, और मारवाड़ किले को जीतने के ही क्रम में आप याद रखिएगा कि शेर शाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। तो ये भी याद रखना। आगे चलते हैं, अगली है कालिंजर विजय, जो कि 1545 में होती है और यहीं से कालिंजर विजय से ही ये शेर शाह की अंतिम विजय बन जाती है। ठीक है, कालिंजर विजय में ही शेर शाह की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय शेर शाह जो है ये उक्का नामक आग्नेय शास्त्र चला रहा होता है। यद्यपि दुर्ग तो जीत लिया जाता है, लेकिन यही जीत शेर शाह के लिए अंतिम जीत हो जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो कालिंजर के शासक कौन थे? तो कालिंजर के शासक जो हैं वो कीरत सिंह थे। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो वो सासाराम बिहार में बना हुआ है। आगे चलते हैं, शेर शाह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो शेर शाह के दो पुत्र थे, एक आदिल खान और दूसरा जलाल खान। तो जलाल खान जो है ये इनका उत्तराधिकारी बनता है। ये इनका छोटा बेटा है जलाल खान, जो कि इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। 1545 से लेकर 1553 तक इसका समय होता है। शेर शाह का समय कितना होता है? मात्र 5 साल ही गद्दी पर ये बैठ पाता है। ठीक है, 40 से लेकर के 45 तक। इस्लाम शाह जो है ये 45 से लेकर के 53 तक शासन संभालता है। सबसे पहले तो आदिल खान से ही इसका युद्ध होता है, तो आदिल खान को ये हरा करके भगा देता है। कहते हैं कि ये इतना खूंखार व्यक्ति था कि इसके समय प्रांतीय सूबेदार इसके जूते तक को सलाम करते थे। ठीक है, इसके बाद 1553 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद इसका 12 वर्षीय पुत्र जिसका नाम होता है फिरोज शाह, वो शासक बन जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही मोहम्मद आदिल शाह ने फिरोज शाह की हत्या करी और फिरोज शाह की हत्या के बाद सूर साम्राज्य का 5 भागों में विभाजन हो जाता है, जिनमें से 2 ही महत्वपूर्ण शासक निकलते हैं। एक है सिकंदर शाह सूर और दूसरे हैं ये मोहम्मद आदिल शाह। सिकंदर शाह सूर पंजाब, आगरा और दिल्ली के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है और मोहम्मद आदिल शाह जो है ये चुनार से लेकर बिहार तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। अंततः सरहिंद का युद्ध 1555 में होता है। हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह को पराजित कर दिया और यहीं से सूरवंश की समाप्ति हो जाती है और भारत पर पुनः मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा शेर शाह सूरी से संबंधित सारा इंपॉर्टेंट तथ्य। अब हम आगे बात करते हैं शेर शाह सूरी के प्रशासन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अपने 5 वर्षों के शासनकाल में शेर शाह सूरी ने इतने बेहतरीन कार्य किए कि उसकी गणना मध्यकालीन
सुल्तानों के एक बेहतरीन सुल्तान के रूप में की जाती है मध्यकालीन सुल्तानों में। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो सुल्तान जो है वो शक्ति का केंद्र बिंदु होता था। उस समय के मंत्री और विभागों के बारे में बात करें तो दीवाने वजारत जो है ये लगान निर्धारित करता था, राजस्व निर्धारित करता था। दूसरा विभाग था दीवाने आरिज, ये सैन्य विभाग होता था। दीवाने रसालत, इसके अंडर में विदेशी मामले होते थे। दीवाने इंसा, ये पत्र व्यवहार और सुल्तान के आदेशों का लेखा जोखा रखता था। दीवाने काजा जो था ये न्यायाधीश या न्याय विभाग था। और दीवाने वरीद जो था ये गुप्तचर विभाग था। यहीं पर आप सुनते हैं दीवाने रिसालत, तो दीवाने रिसालत को जो प्रधान है वो सद्र होता था और ये धार्मिक मामलों का विभाग होता था। तो रसालत जो है ये विदेशी मामलों का और रिसालत जो है ये धार्मिक मामलों का विभाग होता था। आगे चलते हैं, प्रांतीय शासन की बात करते हैं। तो साम्राज्य जो है वो प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत को सूबा और इक्ता दोनों ही कहा जाता है। और कई बारी तो आप देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने तो डायरेक्ट साम्राज्य को सरकार में ही बांट दिया था, हालांकि कहीं कहीं प्रांत और सूबा में भी बटे होते थे। सरकार को जिला कहा जाता था और जिले जो है वो परगना में बटे होते थे और परगना जो है गांवों में बटे होते थे। ठीक है, अगला है सिकदार ए सिकदारान। सिकदार ए सिकदारान जो है ये सैनिक अधिकारी होते थे और मुंसिफ ए मुंसिफान ये न्यायिक अधिकारी होते थे, तो ये भी याद रखना। आगे चलते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार एवं करेंसी प्रणाली में सुधार भी शामिल हैं। बात करें अगर राजस्व सुधारों की, तो राजस्व सुधारों के अंतर्गत शेरशाह ने रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था अपनाई थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। किसानों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा भी प्रारंभ की थी। पट्टे में यह स्पष्ट होता था कि किसान को कितना लगान देना है और किसान कबूलियत पत्र के माध्यम से इसे स्वीकार कर लेता था। बात करें अगर शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों की, तो शेरशाह का जो प्रशासन है वो अत्यंत केंद्रीकृत था। संपूर्ण शक्तियां शासक में ही केंद्रित होती थी। शेरशाह ने अपने बंगाल विजय के पूर्व साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। सरकार यानी कि जिला 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की। इसने संपूर्ण सूबे को 16 सरकारों में बांट दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना। प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी, जिसे सिकदार कहते थे, सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया गया था और सिकदार की सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी, जिसे अमीर ए बंगाल कहा जाता था, उसकी भी नियुक्ति की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। बात करें अगर इसके सैनिक सुधारों की, तो सैनिक सुधारों के अंतर्गत शेरशाह ने स्थायी सेना और सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की थी। सैनिक सुधारों के अंतर्गत शेरशाह अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अस्थायी सेना रखी थी और सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा शुरू की थी। ठीक है, बेईमानी रोकने के लिए शेरशाह ने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा पुनः शुरू करवाई थी। इससे पहले किसके काल में थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसी को किया था। ठीक है, बात करें करेंसी प्रणाली में सुधार की, तो शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया जो कि 178 ग्रेन का होता था और तांबे का दाम जो कि 380 ग्रेन का होता था वो चलाया था। और रुपए और दाम की जो विनिमय दर थी वो 1:64 थी। शेरशाह के समय 23 टकसालें थी। तो ये फैक्ट है, तो याद रखना। ठीक है, शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। लगान के अलावा किसानों को जरीबाना यानी कि सर्वेक्षण शुल्क और महासिलाना कर संग्रह शुल्क नामक 2 कर देने पड़ते थे। कौन से? एक जरीबाना, दूसरा महासिलाना, जो कि क्रमशः जरीबाना जो है ये भू राजस्व का 2.5% और महासिलाना भू राजस्व को 5% तक होता था। ठीक है, शेरशाह ने सुल्तान उल अदल की
उपाधि भी धारण की थी। तो ये भी याद रखना, शेर शाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी, हजरत ए आला की उपाधि भी धारण की थी। शेर शाह ने कन्नौज नगर को नष्ट करके शेर सूर नामक नगर बसाया था। किसने? शेर शाह ने। अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए शेर शाह ने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए शेर शाह ने रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया था। इसके अतिरिक्त उसने दिल्ली के पुराने किलों की मरम्मत और उसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। ठीक है। अगला है किला ए कुहना मस्जिद। किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण भी कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। किसने करवाया था? तो शेर शाह ने ही करवाया था। सड़क ए आजम यानी जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहते हैं, उसका भी निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, जो कि सोनार गांव से लेकर के लाहौर तक जाती है। सोनार गांव कहाँ पे है? बंगाल में, और लाहौर पाकिस्तान तक वो जाती थी, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये शेर शाह सूरी के समकालीन थे। तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।